हेलो स्टूडेंट्स, टैक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे थे, पॉलिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत का संविधान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके पढ़ने के बाद हमने क्या देखा भी, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कितने पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया हुआ है। तो अब हमने सभी जो उसके बारे में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्या कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा। कौन सा टॉपिक है? राज्यसभा। तो सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो कौन से पार्ट में आएगा, ये पहले क्वेश्चन है। राज्यसभा कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट नंबर 5। तो राज्यसभा कौन से पार्ट का हिस्सा है संविधान के? पार्ट नंबर 5। क्योंकि पार्ट नंबर 5 हमने पढ़ा हुआ किस चीज के बारे में है? ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्ट नंबर 5 है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। उसमें आर्टिकल कितने हैं? 52 से लेकर 151। तो राज्यसभा किसमें पार्ट में? पार्ट नंबर 5 है, क्योंकि पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में है राज्यसभा। पार्ट नंबर 5 है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है राज्यसभा। और आर्टिकल 52 से 151। अगर हम आर्टिकल इसमें बात करें तो इसमें इन आर्टिकल्स में से राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में बताया गया, राज्यसभा गठन के बारे में बात की गई है, तो वो है आर्टिकल आर्टिकल नंबर 80। तो आर्टिकल नंबर 80 किसके बारे में है? राज्यसभा के बारे में हमें बताता है। उसमें लिखो भारत में एक राज्यसभा का गठित होनी चाहिए। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, राज्यसभा पढ़ने से पहले हम पहले क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट, जिसे हम बोलते हैं संसद। पार्लियामेंट। अब संसद क्या होती है? संसद क्या है? संसद के 3 अंग होते हैं। भाग क्या है? संसद क्या है? संसद के 3 अंग हैं। उन 3 अंगों को मिलाकर हम उसे संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद के 3 अंग कौन से हैं? पहला है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो इन तीनों अंगों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? संसद। तो राज्यसभा के लिए कितना नंबर आर्टिकल है? 80। आर्टिकल लिखो। लोकसभा के लिए आर्टिकल नंबर 81। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर कितना है? 52। अगर हम संसद की बात करें तो आर्टिकल नंबर कितना है? 79। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक है? राज्यसभा। तो स्टूडेंट्स देखो हेडिंग फॉर राज्यसभा, और हम शुरू करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट राज्यसभा? सबसे पहले हम राज्यसभा के अदर नेम्स की बात करते हैं। अदर नेम ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के और दूसरे कौन कौन से नेम हैं? अदर नेम ऑफ राज्यसभा। अगर हम पहले बात करें तो राज्यसभा का सबसे पहले हम क्या कहते हैं इंग्लिश में से? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्यों कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट? क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो अलग अलग स्टेट से चुनकर चुने जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अलग अलग स्टेटों से अलग अलग राज्यसभा के मेंबर चुन के आते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेकंड से क्या कहा जाता है? राज्यसभा को कौन सा हाउस कहते हैं हम? परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। क्योंकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो हाउस है वो कभी भी भंग नहीं होता। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग होती है। वो हम उस लोकसभा के बारे में प्रावधान में पढ़ेंगे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी। तो इसलिए हम इसे कौन सा हाउस कहते हैं? राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती? डिसॉल्व नहीं होती, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या है, इसे कौन सा हाउस कहा जाता है? परमानेंट हाउस। जो एक बार मेंबर चुनकर आ गया तो उसके क्या है, उसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता, तो उसकी रिटायरमेंट नहीं होती।
तो क्या है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं करते, इसलिए हम क्या कहते हैं, कौन सा हाउस है ये, परमानेंट हाउस। थर्ड नंबर की बात करें, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, और एल्डर हाउस। राज्यसभा का और दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है, एल्डर हाउस। एल्डर हाउस क्यों बोलते हैं राज्यसभा को, क्योंकि एल्डर का मीनिंग क्या होता है, बड़ा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है, कम से कम कितनी आयु चाहिए, 30 ईयर्स, 30 साल। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु कितनी, 30 साल होती है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, 25 साल। तो 25 साल तो कम होती है लोकसभा के लिए, ऐसा 30, तो 30 साल में कितनी हम क्या है, इसका मेंबर बनने के लिए उम्र 30 साल होती है, तो 30 में थोड़ा सा मैच्योर लगता है, इसलिए कौन सा हाउस कहते हैं, एल्डर हाउस। तो राज्यसभा एल्डर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है, 30 ईयर्स। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे हम उसे और क्या बोलते हैं, राज्यसभा को और क्या कहा जाता है, अपर हाउस। और क्या बोलते हैं इसे, अपर हाउस। अपर हाउस भी कहा जाता है किसको, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, अपर हाउस। देखो स्टूडेंट क्या है, पहले देखो मैंने आपको एक बताया भाई, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 30 साल। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु 30 साल होती है। जो ये चीज है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 84। मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स अलग अलग में प्रावधान दिया होता है, तो आर्टिकल 84 में क्या कहता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30 ईयर। तो ये कहां पर बताया हुआ, आर्टिकल नंबर 84 में, आर्टिकल नंबर 84। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे हम देखते हैं, आगे देखो क्या है, अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें, टाइम पीरियड कितना टाइम, अगर हम जैसे लोकसभा की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम बताइए लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है कार्यकाल, तो हम बोलते हैं 5 साल। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स से एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो स्टूडेंट्स आंसर में टॉपिक टिक लगा कर आते हैं 6 ईयर्स, 6 साल। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये रॉन्ग है, ये आंसर क्या है, रॉन्ग। क्योंकि राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, नो, इम्पॉसिबल, नो डेफिनेट लिमिट, नो डेफिनेट, इनडेफिनेट। राज्यसभा का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। जो हम 6 ईयर बोलते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उसके मेंबर्स का कार्यकाल है। अगर उसमें वर्ड यूज करें मेंबर, राज्यसभा का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है, उनके मेंबरों का कार्यकाल होता है, उनके मेंबर्स का कार्यकाल होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, 6 ईयर, 6 साल। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड 6 ईयर्स का होता है, क्योंकि जो और 6 सालों के बाद वो मेंबर को क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। इसलिए हम क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल, अगर हम वहां पे मेंबर्स पूछे, अगर वो पूछे राज्य टाइम पीरियड ऑफ राज्यसभा, नो डेफिनेट। अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तब हम क्या लिखेंगे, 6 ईयर। और इसमें होता क्या स्टूडेंट, हर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 सालों के बाद राज्यसभा में जितने भी टोटल मेंबर हैं उनमें से 1/3 रिटायर हो जाते हैं, उनमें से 1/3 मेंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, रिटायर हो जाते हैं हर 2 सालों के बाद।
अगर हम बात करें स्टूडेंट भी राज्यसभा में सभी मेंबर्स एक साथ रिटायर क्यों नहीं होते, अगर हम बात करें 1/3 ही क्यों, अगर हम बात करें कि सभी मेंबर्स एक साथ रिटायर क्यों नहीं होते, देखो स्टूडेंट्स अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा के चुनाव हर 5 सालों के बाद होते हैं और सभी सीटों पर होते हैं, जितनी भी टोटल सीटें हैं लोकसभा में सभी सीटों पर एक साथ इलेक्शंस होते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा प्रोसेस नहीं होता, राज्यसभा में कभी भी एक साथ सभी सीटों पर इलेक्शंस नहीं किए जाते, जो सीटें खाली हो जाती हैं उन पर इलेक्शंस हो जाते हैं और बाकी सीटें जब जितनी सीटें खाली होंगी उन पर इलेक्शंस होती हैं। अब हम बात करें कि सभी सीटें एक साथ खाली क्यों नहीं होती, सभी मेंबर एक साथ रिटायर क्यों नहीं होते, स्टूडेंट देखो कि शुरू से ही प्रोसेस चलता है। स्टूडेंट मान लीजिए जैसे हम शुरू में राउंड मेंबर थे, जब हमने लोग राज्यसभा गठित हुई है संविधान बनने के बाद, मान लो उसमें 6 मेंबर्स थे, मान लो 6 सीटों की बात करें, मान लो उसमें 6 मेंबर्स थे ए बी सी डी ई एफ, मान लो वो मेंबर्स क्या है वो 2020 चल रहा है, हमने 2020 में राज्यसभा बनाई थी, मान लीजिए 2020 में राज्यसभा बनी, हमने उसमें 6 मेंबर्स को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अगर हम बात करें तो उनकी रिटायरमेंट तो होनी थी 2026 में सभी मेंबर्स की, अगर 2026 के बाद 6 मेंबर्स 6 सीटें खाली हो जाती और दोबारा इलेक्शन होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग हमने क्या की, जो ये 2 मेंबर हैं इनको 2 सालों के बाद रिटायर कर दिया, 2 साल के बाद, मतलब ये 2022 में रिटायर हो गए। तो ये वाले 2 मेंबर थे इनको 4 सालों के बाद रिटायर कर दिया, तो ये 2024 में रिटायर हुए। तो ये 2 मेंबर थे इनको 2026 में रिटायर किया 6 सालों के बाद। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा किया इन्होंने प्रोसेस, उनको क्या था, उन्होंने मेंबर्स को बताया कि आपको दोबारा इलेक्शन चुनकर चुन लिया जाएगा। तो क्या था तब से इस प्रोसेस में क्या है ऐसे इंटरचेंज आएंगे, तो इसलिए सभी इलेक्शन एक साथ कभी भी नहीं होते राज्यसभा के। तो क्या होता है उसमें हर 2 सालों के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं, एक हम फिर से 6 मेंबर्स लेते हैं राज्यसभा के, ए बी सी डी ई और एफ। मान लीजिए ये 2012 में, ये 2012 में, ये 2013 में इलेक्शन हुए, 2013 में, 2014 में, ये 2014। अगर हम बात करें मान लीजिए अब क्या चल रहा है 2018, तो मैंने कहा है 2018, तो इन मेंबरों का टाइम पीरियड क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हर 2 सालों के बाद हमने कहा है 1/3 मेंबर रिटायर होंगे हर 2 साल। अब मान लीजिए ये 2016 तक पड़े थे, 2018 में क्या हुआ, इन मेंबर को रिटायर हो गया 1/3, मतलब कुल सीटें 6 थी उसका 1/3, तो 2 मेंबर रिटायर होंगे हर 2 सालों के बाद, फिर 2 सालों के बाद इनकी रिटायरमेंट होगी इनकी, और इनकी जगह पर नए मेंबर्स को चुना जाएगा। तो ये था राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड 6 सालों का होता है, और हर 2 सालों के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर को रिटायर कर देते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर बिठा लेते हैं चुनाव के अकॉर्डिंग, इलेक्शंस करा लिए जाते हैं। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, अब हम सबसे पहले इलेक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन 2 तरह के होते हैं हमारे, डायरेक्ट इलेक्शन और एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिनमें आम पब्लिक चुनाव में हिस्सा लेती है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और जिन इलेक्शनों में आम पब्लिक हिस्सा नहीं लेती, जिन इलेक्शंस में आम पब्लिक को वोट देने का अधिकार नहीं है, वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट। जिन इलेक्शनों में आम पब्लिक को वोट देने का अधिकार है वो है डायरेक्ट इलेक्शन, जिन इलेक्शनों में आम पब्लिक को वोट देने का अधिकार नहीं है वो होंगे इनडायरेक्ट। अब आम पब्लिक को वोट देने का अधिकार 4 इलेक्शंस में होता है। जैसे हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो आम पब्लिक वहां पे वोट देने जाती है। सेकंड है विधानसभा, जैसे सेंटर में लोकसभा है स्टेटों में क्या होती है, विधानसभा। थर्ड हम बात करें तो पंचायत, जो पंचायती इलेक्शन होते हैं उसमें भी आम पब्लिक वोट करती है। थर्ड है नगर निगम, जो शहरों में नगर निगम के चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन।
कि चुनावों में भी क्या है, आम पब्लिक वोट डालती है। तो ये चारों इलेक्शंस, जो चारों जगह पर कौन से इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट। और इन चारों के अलावा और जितने भी बाहर इंडिया में इलेक्शंस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मीनिंग है कि जिन लोगों को हमने चुना है, आम पब्लिक ने चुना था जिन लोगों को, आगे वो चुनते हैं उन लोगों को। मान लीजिए जैसे हम राष्ट्रपति की बात करें, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट। वहां पे आम पब्लिक को वोट देने का अधिकार नहीं होता। वहां पे वोट कौन देते हैं, एमपी और एमएलए। एमपी जो लोकसभा के एमपी, क्योंकि लोकसभा में कौन क्या होते हैं, एमपी। और स्टेटों में क्या होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में क्या होते हैं, विधानसभा में एमएलए, मेंबर ऑफ। देखो विधानसभा को कहते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा में एमएलए और लोकसभा में एमपी। तो ये दोनों जो लोग होते हैं, स्टेट तो अलग अलग होती हैं और लोकसभा एक है, तो ये इन जो एमपी और एमएलए राष्ट्रपति की वोट, राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालते हैं। तो क्या है, इन लोगों को हमने चुना है, इन लोगों को किसने चुना है, आम पब्लिक ने। और आगे ये चलते किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। तो ये कौन से इलेक्शन हो गए, इनडायरेक्ट। अगर हम राज्यसभा की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा के इलेक्शनों में कौन हिस्सा लेते हैं, ओनली एमएलए। ये क्वेश्चन आया था कई बार, एमपी नहीं लेते हिस्सा, ओनली एमएलए। स्टेट के अलग अलग स्टेटों के जो एमएलए होते हैं, जिनको आम पब्लिक ने चुना होता है, वो राज्यसभा के इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और उनको चुनते हैं। तो ये राज्यसभा के इलेक्शन क्या हो गए, इनडायरेक्ट। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, अगर हम राज्यसभा के मेंबर्स की बात करते हैं, कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं। तो मेंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बात करें मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, कितनी मेंबर्स का मीनिंग है, सीटें। ज्यादा से कितनी सीटें होती है, मैक्सिमम। और प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें हैं या मेंबर है राज्यसभा में, प्रेजेंट टाइम। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं राज्यसभा में, 250। 250 से ज्यादा सीटें नहीं होती राज्यसभा में। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कितनी होती है, 200। प्रेजेंट टाइम कितनी है, 245 सीटें हैं राज्यसभा की। और 250 सीटों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है 238 और ये है 12। अगर हम 238 की बात करें तो जो 238 क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। इनका इलेक्शन होता है, इन्हें इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। तो 238 मेंबर्स को क्या है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इनके चुनाव होते हैं। क्या है, 238 मेंबर अलग अलग स्टेटों से चुनकर आते हैं। जैसे जितनी भी स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, वहां से ये 238 मेंबर्स चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। और जो ये 12 मेंबर हैं, ये क्या है, नॉमिनेटेड। ये नामांकित कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होते, ये नॉमिनेट किया जाता है। और नॉमिनेट करता कौन है, इन 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इन 12 मेंबर्स को, राज्यसभा के क्वेश्चन आ जाए, हु नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 12। अब ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, जो इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, ये कौन सी फील्ड से नॉमिनेट होते हैं, तो क्या है, अब एक हम बात करते हैं क्लास। मैंने एक वर्ड डाला क्लास, ये ट्रिक है याद रखने की। सी से कोई नहीं, एल से हो गया लिटरेचर, साहित्य, जिसे बोलते साहित्य। जिस किसी पर्सन ने साहित्य के क्षेत्र में अपना अधिक योगदान दिया हो, सर्वोच्चता हासिल की हो, तो उसे राज्यसभा का हम मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। ए से क्या हुआ, आर्ट्स, किसी पर्सन में किसी भी प्रकार की कला है। जैसे आर्ट्स की बात करें, जैसे हमारे भारत के एक स्पोर्ट्स पर्सन थे सचिन तेंदुलकर, उनको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था, किस फील्ड के अकॉर्डिंग, आर्ट्स। एस से बात करें, साइंस, अगर विज्ञान के क्षेत्र में किसी आदमी ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की है तो वो भी राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है। अगर एस से बात करें, सोशल साइंस,
सामाजिक शिक्षा, समाज जिसने कोई सामाजिक काम किए हो या शांति के क्षेत्र में, तो क्या है वो भी नॉमिनेटेड मेंबर होता है सोशल साइंस से रिलेटेड। तो इन मेंबरों को ये चारों फील्ड से चुने जाते हैं। ये 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति। अगर हम इन 238 मेंबर्स की बात करें, ये चुने जाते हैं कहां से? एक तो स्टेट्स प्लस यूटी। ये 30 मेंबर कहां से आते हैं? अलग अलग स्टेटों से और यूटी। यूटी कौन सी? जिन यूटी में विधानसभा है। देखो हमारी जितनी भी यूटी है भारत में, उन सभी में विधानसभा नहीं है। जिन यूटी में विधानसभा होगी, मतलब विधानसभा का जहां पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं विधानसभा के, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर ये अगर विधानसभा है तो वहां से मेंबर चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। अगर यूटी की बात करें तो हमारे 2 यूटी में विधानसभा है। कौन कौन सी? दिल्ली और पौंडीचेरी। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, अगर हम अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं? 245। प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं? 245। 245 को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 12 तो इधर हो गई नॉमिनेटेड, प्रेजेंट यहां पे कितने रह गए? 233। और ये भी दो पार्ट में डिवाइड आ गए, 229 और 4। 229 कहां से आए हैं? स्टेट से, और 4 कहां से आएंगे स्टूडेंट? यूपी से। तो ये प्रेजेंट टाइम के मेंबरों की क्या है? संख्या है स्टूडेंट्स, ये पर। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, 233 मेंबर्स ये इलेक्टेड मेंबर और 12 क्या है? नॉमिनेटिंग को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है इस फील्ड से। आगे देखो, आगे हम बात करें राज्यसभा में नो रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन राज्यसभा। राज्यसभा में SC/ST जो कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। अगर हम लोकसभा की बात करें स्टूडेंट्स, लोकसभा में जितनी भी टोटल सीटें हैं उनमें से 33% सीटें किनको दी जाती हैं? SC/ST कैटेगरी के लिए क्या है? रिजर्व है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा में किसी भी जनजाति या किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लिए ऐसे कोई रिजर्वेशन, स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। नो रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन राज्यसभा। राज्यसभा में SC/ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन लोकसभा में इनका रिजर्वेशन होता है राज्यसभा का। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे हम इनकी देखेंगे क्वालिफिकेशन। राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं योग्यताएं। फिर राज्यसभा का, जैसे हम बोलते हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए किसी आदमी में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए? सबसे पहले जो वो आदमी है वो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर कोई पर्सन भारत का नागरिक नहीं होगा तो क्या वह राज्यसभा का मेंबर बन पाएगा? नहीं। दूसरा, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 30 साल, ये पढ़ चुके हैं पहले। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 84। आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 30 साल। थर्ड हम बात करें, थर्ड क्या है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, थर्ड क्या है योग्यता? अनसाउंड माइंड मतलब वो उसमें पागलपंती नहीं होनी चाहिए। अगर उसने को मान लो कोई पर्सन पागल है, मेंटली तौर पर क्या है, मेंटली अपसेट है, तो क्या वह राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक है? नहीं। फोर्थ क्या है स्टूडेंट? बैंकरप्ट। फोर्थ लिखो स्टूडेंट क्या है? बैंकरप्ट या इनसॉल्वेंट। क्या है? बैंकरप्ट या इनसॉल्वेंट है। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट दिवालियापन। मतलब क्या है कि पर्सन है कि उस पर्सन का, वह पर्सन किसी कर्जाई, किसी बैंक का या किसी भी चीज का कर्जाई नहीं होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का ब्लेम नहीं लगा होना चाहिए। क्या है? उस पर किसी भी तरह का केस ना चलता हो,
और उसको क्या है, कुछ भी बैंक को वगैरह कर्जा ना देना हो उसने, तो क्या है, कोई योग्यता होनी चाहिए। और क्या है स्टूडेंट, फिर क्या है लास्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मान लो कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी नौकरी करता है और साथ में क्या है, वो राज्यसभा का मेंबर भी बन गया, तो उसकी जो सैलरी है वो दो जगह से आएगी, एक तो गवर्नमेंट सैलरी से भी आएगी और एक जो राज्यसभा के मेंबर की सैलरी है उसमें भी आएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो उसे क्या है, एक जगह से रिजाइन देना होगा, या तो वह राज्यसभा का मेंबर रह सकता है या वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है। तो वह लाभ के पद पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, तो ये क्या थी राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यताएं। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, कंडीशन है। अब मान लो कोई पर्सन राज्यसभा का मेंबर बन गया, कोई पर्सन है वो राज्यसभा का मेंबर चुन लिया गया और बाद में पता लगा कि वह क्या था, पागल था, वह मेंटली तौर से अपसेट था, पागल था, हमें नहीं पता लगा। देखो स्टूडेंट, जब भी राज्यसभा का मेंबर है तो उसके फॉर्म भरा जाता है, पूरा उसमें डिटेल भरते हैं, वो पर्सन अपनी डिटेल भरी जाती है और सिक्योरिटी वगैरह भी डिपॉजिट होती है, हम पढ़ेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है उसमें, ठीक है ना, बैंक को डिपॉजिट होती है सिक्योरिटी। तो क्या है, मान लो कोई पर्सन राज्यसभा का मेंबर चुन लिया गया, लेकिन बाद में पता लगा कि क्या था, वो पागल था, तो इस पर एक्शन कौन लेगा, इस पर कौन कार्रवाई करेगा? तो इसमें क्या है स्टूडेंट, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट करेगा? मान लो कोई पर्सन राज्यसभा का इलेक्शन चुन लिया, बाद में पता लगा वो पागल था, तो प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट भेजेगा इसकी? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टूडेंट वही इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजेगा भी आप ये पर्सन पागल है, आप देखा क्यों नहीं, तो चेकिंग कर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजेगा। अगर रिपोर्ट सही हुई तो प्रेसिडेंट क्या है, इस पर्सन को राज्यसभा के ओहदे से क्या कर देगा, हटा देगा। तो इस पर्सन को क्या कर देगा, वो राष्ट्रपति अपने ओहदे से क्या कर देगा, उसको हटा देगा। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे हम बात करते हैं क्या है। अब मान लीजिए राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो 245 मेंबर हैं स्टूडेंट, मान लो ये मेंबर है 245, कितने, 245 मेंबर हैं। तो जैसे हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके हेड को हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन। क्या वो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष का मतलब हेड कौन होगा। अब राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है स्टूडेंट, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। हमेशा हमेशा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वाइस प्रेसिडेंट इसका क्या होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्वेश्चन आ जाए, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो हम क्या बोलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन स्टूडेंट ये क्या है, ये राज्यसभा का मेंबर तो है, राज्यसभा का चेयरमैन तो है, पर क्या ये राज्यसभा का मेंबर है? ये 200 पर देखो, जैसे हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा का जो हेड स्पीकर चुना जाता है वो लोकसभा के मेंबरों में ही, जो उनके मेंबर होते हैं उनमें से एक को, आदमी को बना देता है स्पीकर। अगर हम राज्यसभा की बात करें, 245 मेंबर हैं, क्या ये 245 मेंबरों में से एक मेंबर ही तो बात को नहीं, तो ये कभी भी लोकसभा का मेंबर नहीं होता, ये नो मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो चेयरमैन तो है राज्यसभा का, लेकिन मेंबर नहीं है। कहने का भाव है कि वो राज्यसभा की मीटिंग्स को संबोधित करेगा, मीटिंग बुलाकर उनको हैंडल करेगा, उनको स्पीच वगैरह देगा, सब कुछ कर सकता है। ये राज्यसभा का जो बिल पास होगा उसको चेकिंग भी करेगा, लेकिन अगर ये मेंबर नहीं है तो क्या है,
जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो राज्यसभा से रिलेटेड सभी कामों में क्या है वो शामिल होगा। लेकिन जब हम वोट की बात करें तो राज्यसभा की जो कभी भी जो बिल आ जाए तो राज्यसभा में वो वोट नहीं डाल सकता किसी भी बिल से रिलेटेड। तो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, इसलिए हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है गैर सरकारी, क्योंकि मेंबर नहीं है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्या होता है, जो अगर बात करें भी राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 89। तो आर्टिकल 89 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, अगर स्टूडेंट हम बात करें, देखो क्या है, अगर लोकसभा की बात करते हैं, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, मान लो देखो एक होता है, एक वर्ड होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। देखो अपोजिशन का मतलब होता है विरोधी पार्टी। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में बात करें, जैसे हमारे देखो आज हमारे क्या है, मोदी सरकार है, लोकसभा में क्या है, मोदी गवर्नमेंट है। अगर लोकसभा की बात करें, देखो हम पहले बात करते हैं लोकसभा की। मान लो लोकसभा में तीन बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टी हैं। मान लो लोकसभा में 100 सीटें होती हैं, मान लो एक बार सपोज करते हैं हम, मान लो 100 सीटें हैं लोकसभा में। अब सरकार बनाने के लिए तीनों कितनी सीटें जीतनी चाहिए, अगर मान लो लोकसभा में किसकी सरकार बने, उसके लिए कम से कम कितनी सीटों पर इलेक्शन जीतना होगा, 50% प्लस 1 होता है स्टूडेंट, जितनी भी टोटल सीटें होती हैं उसका 50% प्लस 1। अब मान लो 100 सीटें हैं, 100 सीटों का 50%, 50 प्लस 1 मतलब क्या है, 100 में जिसके पास 51 सीटें आएंगी उसकी लोकसभा में क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट सरकार बन जाएगी। अब मान लो बीजेपी के पास आ गई 53 सीटें, इनके पास आ गई 30 सीटें, कितने रहेंगे बाकी, कितने, इनके पास आ गई 17 सीटें। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखो अब अपोजिशन पार्टी किसे बोलते हैं, लीडर क्या होता है, अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन पार्टी का लीडर कौन होता है, जैसे अब जिसकी दूसरे नंबर पर, अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें किसे मिली हैं, कांग्रेस, तो लोकसभा में बीजेपी के, कांग्रेस क्या होगी, कांग्रेस अपनी एक पार्टी का लीडर अपोजिशन, तो सभी पार्टियां, पार्टी तो और भी बहुत होती है लोकसभा में, लेकिन सभी पार्टियां तो अपना लीडर को नहीं चुनती। लीडर कौन चुनेगा, अपोजिशन पार्टी, जिसको दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं लोकसभा में, वो पार्टी अपना एक लीडर चुनेगी अपोजिशन के लिए। अब आम आदमी को अपोजिशन में लीडर चुनने का कोई अधिकार नहीं होगा। और भी जितनी पार्टियां, मान लो CDE कितनी पार्टी है, जिसको दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, वही अपोजिशन पार्टी का लीडर चुना जाएगा। और अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। ये तो बात हो गई लोकसभा की, टॉपिक पढ़ रहे राज्यसभा। राज्यसभा में जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है उसे कम से कम कितनी सीटें आनी चाहिए, हम बात तो करते हैं ना कि राज्यसभा का मान लो क्या है, 245 सीटें हैं, 245 सीटें हैं, और ज्यादातर सीटें मान लो इसमें बीजेपी की हैं, मान लीजिए स्टूडेंट बीजेपी की सीटें हैं। अब क्या है, अब अपोजिशन पार्टी का लीडर बनने के लिए कुल सीटों में 1/10, 1/10, कम से कम 1/10 सीटें जीतनी चाहिए। क्या है, अपोजिशन पार्टी का लीडर बनने के लिए राज्यसभा में कम से कम कितनी सीटें तो जीतनी चाहिए, कितनी सीटें जीतना चाहिए,
टोटल सीटों का 1/10। अगर 1/10 का मतलब क्या हो गया, 24.5 मतलब लगभग 25। तो लगभग 25 सीटें तो जितनी चाहिए किसी पार्टी को, अगर वो 25 से कम सीटें जीती है तो वह अपना लीडर नहीं अपॉइंट कर सकती अपोजिशन में। तो जिसे 25 से ज्यादा सीटें मिली हैं राज्यसभा में तो वह पार्टी अपना एक लीडर चुनेगी, अपोजिशन पार्टी को लीडर चुनने का क्या होगा, अधिकार होगा इसमें, ठीक है। तो कितनी सीटें, 1/10। तो ये क्वेश्चन आता है राज्यसभा में अपोजिशन लीडर बनने के लिए कम से कम कितनी सीटें जीतनी चाहिए, टोटल सीटों का 1/10। अब स्टूडेंट्स में क्वेश्चन क्या आता है, अब हम बात करें कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हमारे राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे। देखो स्टूडेंट मैंने कहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन हमेशा क्यों, आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो उलझाने के लिए। अगर मैं बात करूं हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो दोनों चीजों का आंसर सेम ही है, क्योंकि हम बात करें राज्यसभा का पहला चेयरमैन कौन था, मैंने बताया राज्यसभा का चेयरमैन हमेशा कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो वही जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन थे पहले उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और पहले चेयरमैन भी थे। दोनों का आंसर क्या है, सेम है स्टूडेंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर मैं बात करूं पहले डिप्टी चेयरमैन, फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पहले उपसभापति, उपाध्यक्ष उपसभापति कौन थे, तो वो थे कृष्णा मूर्ति राव। तो ये पहले डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के, कौन, कृष्णा मूर्ति राव। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, राज्यसभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल यहीं से राज्यसभा को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जितना कि आपको समझ आया तो ये क्या है, कल हम इससे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।